चलिए आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं अपना पीपीटी शेयर कर लूँ। इंटरेस्टिंग इसलिए है मेडिकल में काफ़ी ये क्रिटिकल इश्यूज है डायग्नोज करना, बट इस चीज़ को नेचुरोपैथिक वर्ल्ड में काफ़ी यूज़ किया जाता है। पीएच के बारे में जानने के लिए लोग समझना चाहते हैं कि हमारी बॉडी पीएच एल्कलाइन है या नहीं है, और इस चीज़ को लेके काफ़ी एम्फेसिस है और इस पे लेके काफ़ी डिबेट भी है, जिसे एल्कलाइन वाटर पीने से बॉडी एल्कलाइन होती है या नहीं। और नेचुरोपैथिक वर्ल्ड में हर चीज को, एसिडोसिस को एक किसी न किसी डिजीज से लिंक किया जाता है, लेकिन इसको टेस्ट कैसे किया जाए, क्योंकि नॉर्मल क्लिनिकल सेटअप में इसको टेस्ट करना थोड़ा मुश्किल रहता है। ठीक है, तो बट इसको टेस्ट किया जा सकता है। तो इसके ऊपर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। जैसे कि सेलुलर हेल्थ थ्योरी में हम लोगों ने बात किया था, तो जो थर्ड सेक्शन है, प्रमोट सेक्शन, उसमें 4 डिवीजन है: पीएच, ऑस्मोलैरिटी, सेल टू सेल कम्युनिकेशन एंड पर्पस ऑफ द सेल। सो उसमें एक फैक्टर है पीएच, जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पीएच जो सेल है का पीएच है वो मेंटेन होना चाहिए। तो इस पूरे कोर्स को हम लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम ब्रीफ समरी लेंगे एसिड बेस बैलेंस और उसके फिजियोलॉजिकल रेगुलेशंस के बारे में। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है या नहीं, रियली में होता है या नहीं, एंड देन उसके बाद अगर होता है तो फिर उसे हमें एसेस कैसे करना है, कैसे हम टेस्ट कर सकते हैं, और टेस्ट करने के बाद जो भी आउटकम आएगा तो उसके बाद हमें करना क्या है। ये 4 फैक्टर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे इस आज के डिस्कशन में। तो पहला पॉइंट है पीएच। तो ब्रीफ समरी के बारे में हम लोग बात करेंगे कि एसिड बेस हमारे बॉडी में बैलेंस कैसे होता है। अगर ये आपको ये पता रहेगा कि ये कैसे कंट्रोल होता है, तो आप समझ पाएंगे कि इसको हम लोग कैसे हार्मोनाइज कर सकते हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपको फिजियोलॉजी मालूम है तो पैथोलॉजी को भी आप समझ सकते हैं कि कैसे उसको रेगुलेट करना है। ठीक है, तो एसिड बेस जो बैलेंस है ये काफी इम्पोर्टेंट होता है हमारे बॉडी के एंजाइम के एक्शन को लेके, या मेटाबॉलिक स्टेप्स को जितने भी हैं उसमें काफी इम्पोर्टेंट होता है इसको मेंटेन करना। सो ये प्रोटीन सिंथेसिस हो या डीएनए आरएनए सिंथेसिस हो या सेल साइकिल, सेल्स का जो साइकिल है उसके बारे में डिस्कशन करें, या फिर आयन का एक्सचेंज हो, हर चीज को के लिए पीएच मेंटेन होना चाहिए। और हमारे बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम का डिफरेंट डिफरेंट पीएच है, राइट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, हमारे सिर्फ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में डिफरेंट प्लेस में डिफरेंट पीएच होता है। अगर ओरल कैविटी की पीएच की अगर हम बात करें तो 6.8 से लेकर 7.5, जो कि अल्कलाइन है, जनरली अल्कलाइन होता है माउथ में। स्टमक में आते हैं तो वो एसिडिक हो जाता है, डिओडेनम में, इंटेस्टाइन में वो अल्कलाइन है। तो डिफरेंट एरिया में डिफरेंट पीएच है, बिकॉज माउथ में जो एंजाइम काम करेगा वो स्टमक में नहीं कर पाएगा, जो स्टमक में करेगा वो इंटेस्टाइन में नहीं कर पाएगा, जो इंटेस्टाइन में करेगा वो इंटेस्टाइन के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से एक डिफरेंट पीएच स्ट्रक्चर है हमारे सिर्फ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ही अलग अलग है। और अगर आप बॉडी की पीएच वैल्यू की बात करें तो ब्रेन का पीएच अलग होता है, सलाइवा का, हार्ट का, आर्टेरियल ब्लड का, एवरीवेयर हर जगह एक डिफरेंट एंजाइम एक्शन में है और उनके लिए डिफरेंट एनवायरनमेंट चाहिए। तो वो हमारी बॉडी अपने आप उसको मेंटेन करती है, राइट। सो ये गॉड का ऐसा क्रिएचर है, ऐसा सिस्टम है हमारे बॉडी का कि उसको जो पीएच मेंटेन करना है वो पीएच मेंटेन करता है डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में। उसके लिए डिफरेंट सिस्टम्स है, कैसे मेंटेन होता है वो भी हम लोग बेसिक डिस्कस करेंगे ब्रीफ में। बहुत ज्यादा साइंटिफिक हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि आज का डिस्कशन हम लोग अपने एज ए फिजियोथेरेपिस्ट हम लोगों को काम करने के लिए जो बेसिक आइडिया होना चाहिए उसके लिए ये पूरा डिस्कशन है। ठीक है, तो जैसा कि हमने बताया कि पीएच का जो वैल्यू है, पीएच मतलब क्या हुआ, पीएच का मैं बहुत टेक्निकल डिस्कशन में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वो केमिस्ट्री की बात आती है। पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, ठीक है, उसको कैसे लिया गया वो ये सब कुछ डिस्कस करने का है। सो पीएच जनरली हम लोग जानते हैं कि हमारा साइक्लिक अल्कलाइन है। अगर पीएच 7.34 या 7.35 टू 7.45 के रेंज में रहता है, और उससे अलग हो जाने से, उससे कम आने से हम लोग उसको एसिडियस मानते हैं, और ज्यादा होने से अल्कलाइन मानते हैं। तो हमारी बॉडी अल्कलाइन भी हो सकती है, हमारी बॉडी एसिडिक भी हो सकती है, और किस कंडीशन में होता है ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एसिडोसिस जो है वो ब्लेम्ड होता है फॉर एवरीथिंग, स्टार्टिंग फ्रॉम कैंसर टू ऑस्टियोपोरोसिस, किडनी स्टोन, एवरीथिंग। हर डिजीज के लिए
एसिडिक एनवायरनमेंट को ब्लेम किया जाता है कि अगर हमारी बॉडी एसिडिक है तो हम लोगों को डिजीज होगी, अगर हमारी बॉडी अल्कलाइन है तो हमें डिजीज कम होगा, राइट। तो इसके लिए हम लोग अपने बॉडी को ट्राई करते हैं कि हम अपने बॉडी को जितना ज्यादा अल्कलाइन रख सकें। लेकिन जो बॉडी का पीएच है, वो बहुत ही स्टेबल रहता है, ठीक है। वो स्टेबल रखने के लिए मैकेनिज्म है, जैसे कि मान लीजिए आप एक कंटेनर लिए हैं, किसी एक वाटर का कंटेनर है और उसमें आपने से एक एसिड 1 ml एसिड इंजेक्ट किया, ठीक है। तो उस वाटर का अगर आप पीएच मेजर करेंगे बिफोर इंजेक्टिंग एसिड एंड आफ्टर इंजेक्टिंग एसिड, तो आप देखेंगे कि उसका पीएच में चेंजेस है, ठीक है। हो सकता है आपका 7.45 से वो 6.45 आ गया, 5.45 आ गया, डिपेंडिंग ऑन कितना स्ट्रॉन्ग एसिड आपने उस सॉल्यूशन में डाला है। बट वही एसिड अगर आप किसी लिविंग बॉडी में डालते हैं, जैसे हमारे बॉडी में डालते हैं, तो हमारी बॉडी में पीएच ड्रॉप नहीं करेगा, ओके। वो पीएच ड्रॉप नहीं करेगा क्योंकि हमारी बॉडी में मैकेनिज्म है कि वो पीएच को बैलेंस रख सके, ठीक है। जैसे कि अगर आपके स्टमक में एसिड है, एसिडिक एनवायरनमेंट होना चाहिए, ड्यूडेनम में अल्कलाइन एनवायरनमेंट होना चाहिए, या फिर आपके लीवर में 7.2 का अल्कलाइन एनवायरनमेंट होना चाहिए, तो वहां अगर एसिडिक एनवायरनमेंट हो जाएगा तो वो फंक्शन नहीं कर पाएगा। तो बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म है जो उस पीएच को मेंटेन रखेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि अगर पीएच, ब्लड का पीएच अल्कलाइन होते ही बॉडी के सारे सिस्टम काम करने बंद कर देंगे और प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाएंगे। सो बॉडी में उसको एक कंपनसेटरी मैकेनिज्म है जिसको बफर सिस्टम में बोला जाता है, जो एसिड को अल्कलाइन और अल्कलाइन को एसिड मेंटेन करेगा, ठीक है। लॉन्ग रन में वो फैटिक हो सकता है और उसके फैटिक होने के कारण बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। इसको हम लोग साइलेंट मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी बोलते हैं कि वो साइलेंट रहता है, या सब क्लिनिकल सिम्टम्स आने के पहले हमें समझना होगा, क्योंकि बॉडी का जो बफर सिस्टम है वो मेंटेन करेगा, ऑलवेज मेंटेन करेगा, आपके ब्लड का पीएच को फॉल करने नहीं देगा या इंक्रीज करने भी नहीं देगा, वो एल्कलोसिस भी नहीं होने देगा, एसिडोसिस भी नहीं होने देगा। ये बॉडी का मैकेनिज्म है। कैसे होता है बफर सिस्टम है? तो बफर सिस्टम में फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, कुछ लोग सेकेंड एंड थर्ड भी बोलते हैं कि रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म को सेकेंड और रीनल को थर्ड मैकेनिज्म बोलते हैं, या किसी को सेकेंड या थर्ड, बट 2 टाइप्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है जो हमारा केमिकल बफर सिस्टम है, यानी हमारे बॉडी में बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा यूज होता है बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम। थोड़ा बहुत फॉस्फेट एंड प्रोटीन बफर सिस्टम भी काम करता है कहीं कहीं पे। और उसका सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म, अगर ये हार्मोनाइज नहीं कर पाते हैं और किसी कारण से उसको बैलेंस नहीं रख पाते हैं, तो नेक्स्ट बैलेंस करने के लिए हमारी बॉडी में हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, लंग्स है एंड किडनी है, इनका हेल्दी होना बहुत जरूरी है। वो कैसे मैनेज करते हैं ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो होता क्या है कि ये एक सिस्टम है, एक फॉर्मूला है जो बहुत ज्यादा यूज होता है एक्सप्लेन करने के लिए। तो हम समझेंगे कि जैसे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जब हम कुछ भी खाते हैं, अगर यहीं पे फिजियोलॉजी सब कुछ कनेक्ट करना पड़ता है, बायोकेमिस्ट्री एंड एवरीथिंग को, और ब्लड रिपोर्ट को कनेक्ट करना पड़ता है समझने के लिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, हम कुछ भी खाना खाए वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है, एटीपी बनती है, एटीपी बनने के बाद उसका जो फाइनल प्रोडक्ट होता है CO2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। देन वो सेल के अंदर कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम के एक्शन में ये कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। तो हमारी बॉडी में इस तरह से बहुत सारे एसिड बनते हैं, कुछ भी हम लोग का जो मेटाबॉलिज्म होता है उसमें एसिड ही सिक्रीट होता है, कार्बोनिक एसिड, लैक्टिक एसिड, इस तरह से बहुत सारे एसिड। तो वो क्या होता है कि वो एसिडिक उसके पीएच को इंक्रीज कर सकता है, राइट। तो वो एसिडिक एनवायरनमेंट में कन्वर्ट हो सकता है। तो लेकिन उसमें बॉडी में क्या होता है कि ये एसिड ज्यादा देर तक इस फॉर्म में नहीं रहे, वो डिसोशिएट हो जाता है SCO3- एंड H+ में। सो ये जितना ज्यादा एसिड बनेगा, ये डिसोशिएट होके भी ये H+ आयन बढ़ता जाएगा। और H+ आयन का मतलब है, पीएच का मतलब क्या होता है? जो पीएच होता है वो पावर ऑफ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन होता है। अगर हमारे बॉडी में हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो एसिडिक हो जाएगा, एनवायरनमेंट एसिडिक होगा, राइट। पीएच का जो स्केल अगर आप समझेंगे वो 0 to 14, ठीक है, 7 है बीच में। सो अगर H कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो ये एसिडिक एनवायरनमेंट होगा, और H कंसंट्रेशन कम होगा तो ये अल्कलाइन एनवायरनमेंट होगा, राइट। सो HCO3 अगर इंक्रीज होता है तो वो अल्कलाइन एनवायरनमेंट की तरफ जाएगा, H+ अगर इंक्रीज होगा तो वो एसिडिक एनवायरनमेंट की तरफ जाएगा। इस तरह से हमारे बॉडी में कुछ बफर सिस्टम है, जैसे
ये बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम है। उसी तरह से फॉस्फेट बफर सिस्टम होता है, प्रोटीन बफर सिस्टम होता है। उनका क्या मैकेनिज्म, उनका नेचर क्या होता है? उनका नेचर ये होता है कि अगर हमने कुछ एसिडिक फूड खाया, सो वो क्या करेंगे, वो एसिड बफर सिस्टम जो होता है वो एसिड को कैच कर लेंगे और न्यूट्रलाइज करेंगे। ऐसे रिसेप्टर्स हैं जो एसिड को कैच करेंगे और उसको न्यूट्रलाइज करेंगे, ठीक है। इस तरह से एसिड को कम रखेंगे। और मान लीजिए अगर हम एल्कलाइन ज्यादा खा रहे हैं और हमारा एल्कलाइन से OH माइनस ग्रुप इंक्रीज कर रहा है, एल्कलाइन ग्रुप इंक्रीज कर रहा है, तो वो हाइड्रोजन आयन को रिलीज भी कर देंगे, राइट। ये बफर सिस्टम है कि वो उसको रिलीज भी कर देंगे, रिलीज करके उसको एल्कलाइन को वो एसिडिक एनवायरनमेंट में कन्वर्ट कर देंगे। इसको कहा जाता है बफर। बफर मतलब वो एसिडिक को एल्कलाइन में भी जा सकते हैं, एल्कलाइन को एसिडिक में भी जा सकते हैं। मतलब ये देख रहे हैं, ये रिवर्स मैकेनिज्म है। अगर ये मान लीजिए एसिड ज्यादा हुआ तो ये कंबाइन करके ये कार्बोनिक एसिड भी बन जाता है, और कार्बोनिक एसिड देन डिसोसिएट होकर CO2 एंड H2 में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। तो होता क्या है कि जब आप से ज्यादा एसिडिक हो गया, सो ये बाइकार्बोनेट बन रहा है वहां पे अगर ज्यादा, तो वो कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट होगा ब्लड में, एंड ब्लड के थ्रू जब वो लंग्स में पहुंचेगा तो लंग्स में वो डिसोसिएट होता है CO2 एंड H2 के फॉर्म में, और वो CO2 हम एक्सेल करते हैं। इस तरह से सारी फिजियोलॉजी, किडनी एंड लंग्स कनेक्टेड है यहाँ पे, और जो भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है हर एक सेल में, जब वो से आपने ग्लूकोज बर्न आउट हो रहा है, वहाँ हाइड्रोजन आयन निकल रहा है, जैसा कि हम लोग पैथोफिजियोलॉजी के बायोकेमिस्ट्री के डिस्कशन में हमने देखा है कि वहाँ H+ आयन रिलीज होता है। तो जो H+ आयन रिलीज होता है उसको HCO3 कंबाइन करके कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट करता है। वो कार्बोनिक एसिड ब्लड में जाता है, वो किडनी में फिल्टर होता है। किडनी में फिल्टर होने के बाद भी वो अगर एक्स्ट्रा रहता है तो वो फिर लंग्स में जाता है। इस तरह से हमारा लंग्स, किडनी और सारा सिस्टम वर्क कर रहा है। सो इसको बफर सिस्टम कहते हैं। बफर सिस्टम में हमारा मेन केमिकल बफर सिस्टम है जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, और वहां पर बहुत ज्यादा केमिकल अगर हमारे बॉडी में आ रहा है, हम बात करेंगे कि एसिडोसिस अगर इंक्रीज होता है तो उसके पीछे रीजन क्या क्या है वो भी बात करेंगे। तो किसी भी कारण से, मेडिसिन से, डाइट से, या किसी भी कारण से हमारी बॉडी में अगर एसिड इंक्रीज कर रहा है, तो हमारी बॉडी में ऐसे बफर सिस्टम है जो उस एसिड को, हाइड्रोजन आयन को न्यूट्रलाइज करेंगे, राइट। और वो न्यूट्रलाइज करके पीएच को मेंटेन करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी में इजीली पीएच चेंज हो जाता है, ठीक है। लेकिन यार लॉन्ग रन में अगर हमारा पीएच, ये बफरिंग सिस्टम डिस्टर्ब होता है तो वो फटीग हो सकता है और एक मेटाबॉलिक एसिडोसिस का कंडीशन जनरेट हो सकता है। लेकिन इसको मेंटेन करने के लिए हमारे बॉडी में जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसमें बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट एंड प्रोटीन का बफर सिस्टम है, एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एंड रीनल सिस्टम है। तो इस सिस्टम में कहीं पे भी वाटर का बहुत बड़ा रोल नहीं है कि आप एक्स्ट्रा OH आयन अगर देते जाएंगे तो वो आपको ठीक करेगा। इसके लिए हमें समझना होगा कि ये जो सिस्टम डिस्टर्ब होता है उसके पीछे सबसे बड़ा रोल जो प्ले करता है वो हमारा डाइट प्ले करता है, एंड उसके बाद डाइट के बाद हमारा किडनी का हेल्थ एंड लंग्स का हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि डाइट में हमें ये देखना होगा बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट एंड प्रोटीन का बहुत बड़ा रिलेशन है कि हमारे बॉडी में क्या हम खा रहे हैं वो कन्वर्ट होता है अल्टीमेटली केमिकल्स में, राइट। सो उस केमिकल्स के ऊपर पूरा डिपेंड करता है हमारा एसिड लोड, ओके। उसको भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करते हैं डाइटिशियन, ठीक है। तो नाउ सेकेंड पार्ट है कि अगर ये हमारी बॉडी मेंटेन कर सकती है, इतना सिस्टम है, तो फिर क्या हमारे बॉडी में क्रॉनिक, सबलिमिनल या मेटाबॉलिक एसिडोसिस प्रेजेंट होता है या नहीं होता है। तो इसको देखते हैं हम लोग रिसर्च पेपर से। सो रिसर्च पेपर ये बोलता है कि एसिड बेस्ड पैथोफिजियोलॉजी जो है आफ्टर 130 इयर्स स्टिल कंफ्यूजिंग, इररेशनल एंड कंट्रोवर्शियल है। क्यों है ऐसा? बिकॉज बहुत सारे बुक में जो रेफरेंस वैल्यू है फॉर नॉर्मल पॉपुलेशन वो स्टैब्लिश नहीं है, और डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट पीएच वैल्यू मिलती है हम लोगों को। इवन 7 पॉइंट कुछ बोलते हैं 7.35 to 7.40, कोई 7.40 to 45, सम बुक 35 to 45 लाइक दैट। तो इसलिए बहुत स्टैब्लिश नहीं है। लेकिन ये डिफरेंट स्टडी किया गया, हर जगह पीएच प्लस माइनस अप डाउन होता है, तो डिफरेंट बुक्स का, डिफरेंट स्टडीज का डिफरेंट पीएच मिल रहा है, राइट। तो उसके बाद भी और एक है कि अगर एसिडोसिस प्रोटेक्टिव है या पैथोलॉजिकल है। जैसे कि हम लोगों ने बहुत जगह देखा कि एनीमिया हम लोगों के बॉडी में कभी कभी पैथोलॉजिकल होता है, कभी कभी प्रोटेक्टिव होता है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को हम लोगों ने एनीमिया के कंडीशन में डिस्कस किया था। सेम वे में एसिडोसिस क्या कभी कभी हमारी बॉडी प्रोटेक्ट करने के लिए बना रही है, डेवलप कर रही है, मतलब कि वो उसका कंपनसेटरी मैकेनिज्म है, ये भी समझना हम लोग के लिए बहुत जरूरी है, राइट।
तो एसिडोसिस कैन प्रोटेक्ट मायोकार्डियल एंड हेपेटिक सेल ड्यूरिंग हाइपोक्सिया। तो हाइपोक्सिया जब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन कम हो रहा है तो उस टाइम में प्रोटेक्ट करने के लिए एसिडोसिस का बॉडी ट्राई करती है कि एनवायरमेंट एसिडिक हो जाए, राइट। तो पीएच बिलो 2 shows no changes or increase in cardiac output, ये रिसर्च पेपर बताता है। हाइपर वेंटिलेशन ड्यूरिंग हाइपरसोनिक एसिडोसिस इंप्रूव आउटकम। हाइपर वेंटिलेशन मींस जब आप CO2 रिलीज करते हैं तो आपकी एसिडोसिस कम होती है, इसलिए डीप ब्रीथिंग बहुत जरूरी है टू हार्मोनाइज इट। एंड लो पीएच रिड्यूस हेमोग्लोबिन एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन एंड अलाउज ग्रेटर ऑक्सीजन टू हाइपोक्सिक टिश्यूज। तो जब पीएच कम होता है तो उस टाइम हेमोग्लोबिन का एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन कम हो जाता है और जो हाइपोक्सिक टिश्यू है वहां पे ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज्यादा रहता है। तो ये कहीं कहीं पे लो पीएच कभी कभी बॉडी मेंटेन करने के लिए, फिजियोलॉजी को मेंटेन करने के लिए भी कर सकती है। तो पीएच प्रोटेक्टिव है और पैथोलॉजिकल है, ये हम लोगों को समझना होता है, ठीक है। तो इसके लिए डिटेल एनालिसिस करनी होती है। सो पीएच जनरली ड्रॉप नहीं करता है, अभी तक हम लोगों ने ये समझा कि पीएच हमारी मेंटेन रहती है, राइट। तो फिर ऐसा क्रॉनिक एसिडोसिस की कंडीशन हो सकती है, साइलेंट एसिडोसिस हम लोग उसको बोल सकते हैं। सो इट इज एन स्टेट ऑफ पैथोफिजियोलॉजी एग्जिस्ट बट इज बीइंग corrected or otherwise compensated for completely hiding any evidence of its presence using standard laboratory markers। तो जो हम स्टैंडर्ड लेबोरेटरी मार्कर्स जो ब्लड टेस्ट करते हैं उसमें साइलेंट जब बहुत इनिशियल स्टेज में होता है तो कुछ भी हम लोगों को ब्लड में नहीं मिलता है, और ये नॉर्मल क्लिनिकल सेटअप में हम लोग टेस्ट भी नहीं कर सकते हैं। जनरल हॉस्पिटल आईसीयूज में जब टेस्टिंग होती है वहां पे एग्जैक्टली वो पीएच, CO2 लेवल एंड एवरीथिंग वो देखते हैं एंड वो एनालिसिस करते हैं। तो वो एक्चुअली वो स्टेट होता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस और मेटाबॉलिक कीटोन एल्कलॉसिस की, जो एडवांस स्टेट होता है। बट हमारे पास जब पेशेंट आते हैं उस टाइम ऐसा कंडीशन नहीं होता है, तो हम कैसे डायग्नोज करेंगे कि उनमें अभी साइलेंट एसिडोसिस या साइलेंट एल्कलॉसिस हो रही है या बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म काम कर रही है। तो ये हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे कैसे हम समझ सकते हैं ये। कैसे कभी कभी क्या होता है, जैसे अगर आप हम लोगों ने सीबीसी में पूरा डिस्कस किया था कि जब हमें एनीमिया होता है, जब हमारा लो ब्लड सेल होता है, उस टाइम हमारा रेटिकुलोसाइट इंक्रीज कर जाता है क्योंकि बॉडी ज्यादा रेटिकुलोसाइट बना रही होती है टू कंपनसेट द लो आरबीसी। उसी तरह लो आरबीसी है लेकिन रेटिकुलोसाइट इंक्रीज है, राइट। तो हम समझ सकते हैं कि इसका एनालिसिस करना हमें पता है सीबीसी से। सेम अगर डायबिटीज के केस में क्या होता है, नॉर्मल फास्टिंग ग्लूकोज है बट इंक्रीज इंसुलिन लेवल्स है, तो हम समझ सकते हैं इंसुलिन अगर हाई है तो डायबिटीज होने के चांसेस हैं, प्री डायबिटिक स्टेट है। तो और बहुत सारी कंडीशंस होती हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में जब हम लोग डायबिटीज में डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि बॉडी का कंपनसेटरी मैकेनिज्म भी हो सकता है। तो ये जब तक हम पूरी तरीके से ब्लड टेस्ट में नहीं देखेंगे हम समझ नहीं पाते हैं, तो इसको हम लोग समझना होगा और फिर कैसे इसको हार्मोनाइज करेंगे इसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सॉल्यूशन क्या है, तो इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। पहले एनालिसिस की बात हो, अभी हम लोग मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है या नहीं उसको हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सो क्रॉनिक सब क्लिनिकल डाइट इंड्यूस मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ओके। सो डाइट इंड्यूस, सो डाइट बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिस कारण से हमारा एसिड बेस बैलेंस होता है। सो डाइट को सही रखना बहुत जरूरी है। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस और एसिडेमिया जब होता है पीएच ड्रॉप करता है 7.35। सो याद रखने के लिए 7.35 to 7.45 बोलते हैं, तो इसको याद रखें 35 to 45, 7.35 7.45 इसके बीच में पीएच है तो नॉर्मल है। अगर उससे पीएच 7.35 से ड्रॉप करता है देन यो मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। बट पीएच हम लोग चेक नहीं कर पाते, बहुत कम लैब चेक करते हैं, तो हमारे चेक हम फिर दूसरा क्या चीज चेक करेंगे इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो chronic subclinical metabolic acidosis, so prolonged acid load on the body which may maintain normal pH by drawing from various buffering system, but over the time contributes to physiological dysfunction as buffering system become depleted। so ये एक रीजन है कि chronic subclinical, जैसे कि हम लोग थायराइड में बोले थे हाइपरथायराइड और सब क्लिनिकल हाइपरथायराइड, हाइपोथायराइड और सब क्लिनिकल हाइपोथायराइड, उसमें हम लोग T3 T4 TSH को देख के समझते हैं कि क्लिनिकल है या सब क्लिनिकल है। इन द सेम वे यहाँ पर क्या होता है कि हमें बॉडी पीएच को मेंटेन करती है, जब वो पीएच को मेंटेन कर रही होती है तो बफरिंग सिस्टम काम कर रहा होता है, लेकिन जब वो ज्यादा काम कर रहा होता है तब भी वो कुछ ना कुछ ब्लड में चेंजेस रहते हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि ये सब क्लिनिकल मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। तो वो हम लोग
अर्ली इंटरवेंशन करेंगे, अगर हम लाइफस्टाइल में, डाइट में और अपने ट्रीटमेंट में चेंजेस लाएंगे तो हम अर्ली उसको रीस्टोर कर सकते हैं, जबकि फाइनल स्टेज पहुंचने से पहले, रियली मेटाबॉलिक एसिडोसिस या एल्कलोसिस पहुंचने के पहले हम लोग सब क्लिनिकल मेटाबॉलिक एसिडोसिस को डायग्नोस कर सकते हैं। सो फंक्शनल मेडिसिन में सबसे बड़ी बात यही है हम लोगों के लिए कि हम लोग डिजीज होने के पहले डायग्नोस कर सकते हैं। जो एनीमिया और सीबीसी के सामने डिस्कस किया है, या जो भी अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया है, हम लोग जो फिजियोलॉजिकल रेंज और पैथोलॉजिकल रेंज को समझे हैं, तो फिजियोलॉजिकल रेंज में हम डिजीज को आने के पहले ही डायग्नोसिस कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, हम पेशेंट को हेल्प कर सकते हैं। जैसे कि इंसुलिन की डायग्नोसिस, अगर हम इंसुलिन रेजिस्टेंस पहले डायग्नोस कर लेते हैं तो डायबिटीज 5 साल 10 साल बाद आता है, या बहुत सारी प्रॉब्लम्स बाद में आती है, हम उसको पहले समझ सकते हैं, जो नॉर्मल डॉक्टर्स टेस्ट नहीं करते हैं, राइट। जैसे मैं जनरली हर पेशेंट को इंसुलिन रेजिस्टेंस चेक करता हूँ, तो लैब वाले पूछते हैं आप मैक्सिमम लोगों को इंसुलिन क्यों बोलते हैं, बाकी डॉक्टर नहीं बोलते हैं, क्योंकि हम पहले डायग्नोस करना चाहते हैं, डिजीज होने के पहले हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। उसी तरह से ये सब जो टेस्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इस कोर्स में, वो आप बहुत रेयर टेस्ट, डॉक्टर्स हर डॉक्टर इसको रिकमेंड नहीं करते हैं, जनरल डॉक्टर्स नहीं करते हैं, ये फंक्शनल मेडिसिन के डॉक्टर्स ही ज्यादा रिकमेंड करते हैं। तो डिजीज होने के पहले हम लोग समझ सकते हैं। तो इफेक्ट क्या होता है क्रॉनिक सब क्लिनिकल मेटाबॉलिक एसिडोसिस का हमारे बॉडी में? तो इफेक्ट है यहाँ पे मसल वेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। मसल्स का इससे क्या रिलेशन है वो भी हम लोग कुछ रिसर्च पेपर देखेंगे। इंसुलिन रेजिस्टेंस, हर एक इफेक्ट जो होता है हर एक का रिसर्च पेपर अरेंज नहीं कर पाया हूं मैं, बट 2 टॉपिक के ऊपर हमारे पास रिसर्च पेपर है, मसल्स वेस्टिंग एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस एसिडोसिस का बहुत की स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन ये है कि कुछ रिसर्च बोलते हैं कि एसिडोसिस के कारण इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण एसिडोसिस होती है। ये समझना मुश्किल है, बट दोनों चीज, कोई भी चीज अगर पहले हमें पता चल रहा है तो वी कैन रीस्टोर, हम लोग रीस्टोर कर सकते हैं और पेशेंट को हम लोग ज्यादा खराब कंडीशन होने से बचा सकते हैं। नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिसऑर्डर्स भी हो सकता है एसिडिक कंडीशन होने से, ऑस्टियोपोरोसिस, सार्कोपेनिया और डिफरेंट जितने डिजीज है नेचुरोपैथी में, तो सभी डिजीज को यही कहते हैं कि एसिडिक एनवायरनमेंट होने के कारण होता है, इवन कैंसर तक, राइट। सो इफेक्ट है ये। देन कॉज भी हमें जानना होगा। सो नंबर 1 कॉज इज डाइट। डाइट सबसे नंबर 1 कॉज है एसिड बेस चेंज। इसमें हम लोग लास्ट में मैं आप लोगों को चार्ट भी दूंगा कौन सा फूड का बेस्ड ऑन प्रायल स्कोर, हम लोग जो प्रायल किडनी का जो पोटेंशियल लोड होता है उसके ऊपर बेस्ड ऑन दैट डाइट भी है, जो एसिडिक है एल्कलाइन है, बेस्ड ऑन दैट आप देख सकते हैं कि कौन सा फूड सबसे ज्यादा एसिडिक है, कौन सा फूड सबसे ज्यादा एल्कलाइन है। सो डाइट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर हमारा डाइट ठीक है तो हमारा एसिड बेस बैलेंस रहता है। जनरल नेचुरोपैथी में 80% एल्कलाइन एंड 20% एसिडिक फूड के बारे में बोलते हैं, 80-20 का प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, मतलब कि मैक्सिमम फूड हमारा एल्कलाइन होना चाहिए। सो एसिडिटी में जो सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड एंड फॉस्फेरिक एसिड जो डाइट होता है, अगर उसमें पैक्ड फूड रहता है तो उसमें डाइट बढ़ने के चांसेस रहते हैं, एसिडिटी बढ़ने के चांसेस रहते हैं। Sodium chloride said to account for 50% of net acidity of American diet, possibility to impairment of renal excretion of acidic compounds, right? तो जो सॉल्टी फूड होते हैं, पैक्ड फूड होते हैं, उसमें जो सॉल्ट होता है वो भी किडनी लोड को इंक्रीज करता है और किडनी का रीनल हेल्थ डिस्टर्ब होने से हमारा बॉडी में एसिडिक कंटेंट बढ़ता है। तो सबसे बड़ी बात है पैक्ड फूड का सबसे बड़ा रोल है। एंड पैक्ड फूड में सॉल्ट आजकल एंड शुगर हर फूड में है, जो इम्पैक्ट करता है इंसुलिन रेजिस्टेंस को, एसिडिटी को इंक्रीज करने वाला, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड भी हैं। नेक्स्ट इज मेडिकेशन। मेडिकेशन में इम्पेयर्ड रीनल एक्सक्रीशन, वो किडनी को डैमेज करता है। जितने भी मोस्टली मॉडर्न साइंस के मेडिसिन हैं वो लीवर एंड किडनी को डिस्टर्ब करता है। तो उसके डिस्टर्ब होने के कारण किडनी डिस्टर्ब होगा और उसके कारण से जैसा कि बफरिंग सिस्टम डिस्टर्ब होगा और लैक्टिक एसिडोसिस होगा। जितने मेडिसिन हैं, डायबिटीज के मेडिसिन और एंटीवायरल, स्टैटिन, कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन, सबका इम्पैक्ट होता है। देन मेटाबॉलिक इंड्यूस्ड एसिडोसिस, जिसमें रीनल डिसफंक्शन, डायबिटीज, डायरिया, ऑटोइम्यूनिटी, जिसमें जॉर्गन्स डिजीज, एसएलई, जितने भी डिजीज हैं, इन सब में के कारण भी एसिडिक एनवायरनमेंट बॉडी में डेवलप करता है। बट ये लेटर एज में आता है, तुरंत नहीं आता है। सबसे पहला जो इम्पैक्ट आता है वो हमारे
डाइट का आता है, उसके बाद मेडिसिन का आता है, देन क्रॉनिक डिजीज में भी होता है। तो ये 3 मेजर कॉजेज हैं एसिडोसिस के, राइट। देन मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड मसल, जो इम्पैक्ट था दो, उसके 2 इम्पैक्ट के ऊपर रिसर्च पेपर पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड मसल के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है, कुछ रिसर्च पेपर हम लोग देख रहे हैं। तो एसिडोसिस इनहिबिट्स protein synthesis and increases protein degradation, especially fat rich muscles। तो अगर हमारे बॉडी में एसिडिक एनवायरनमेंट होगा तो हमारा मसल्स लॉस होगा, वेट लॉस होगा, प्रोटीन जनरेट नहीं कर पाएगा। तो ये हमारे बॉडी के ऊपर काफी रॉन्ग इम्पैक्ट आता है। सो एसिडिक एनवायरनमेंट होने से ये सारी चीजें प्रॉब्लम होती है। और अगेन ये हमारा एमिनो एसिड्स जो होते हैं उनके लेवल को भी डिस्टर्ब करता है एसिडिक एनवायरनमेंट। सो एसिडिक एनवायरनमेंट होने से ये सारी चीजें प्रॉब्लम आती हैं प्रोटीन को लेके। इसको बैलेंस करने के लिए किडनी कैन इंक्रीज द एक्सक्रीशन ऑफ एसिड इन द यूरिन, देयरबाय मिटिगेटिंग द सिवियरिटी ऑफ एसिडोसिस। सो किडनी को ज्यादा काम करना पड़ता है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिस्कशन है हम लोगों के लिए, राइट। तो बट मैं बेसिक रख रहा हूँ ताकि हम लोगों को फिजियोथेरेपिस्ट को जितना जरूरत हो उतना समझ में आए, क्योंकि ये किडनी में जैसे ग्लूटामिन है वो हेल्प करता है, ये काफी सप्लीमेंट देते हैं फंक्शनल मेडिसिन में लोग, ठीक है। तो वो पूरा केमिकल रिएक्शन को मेंटेन कर रहा है। सो उसके कारण से एसिडिक एनवायरनमेंट और एल्कलाइन एनवायरनमेंट डिपेंड करता है और किडनी का हेल्थ डिपेंड करता है। तो ग्लूटामिन इंक्रीज लेवल ऑफ मसल्स एंड लीवर बाय द डिक्रीज यूटिलाइजेशन इन द इंटेस्टाइन। So increased renal extraction of glutamine is balanced. So ग्लूटामिन ज्यादा देने से हमारे बॉडी में मसल्स एंड लीवर का यूटिलाइजेशन जो इंटेस्टाइन में होता है उसको बैलेंस करता है। तो कुछ लोग इसको देते हैं ताकि अल्कलाइन रह सके, बट उसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है हमारे मसल्स एंड इंटेस्टाइन पे। बट ये स्टडी शो करता है एल्कलाइजिंग फोल्स स्टिमुलेट मसल्स प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि हम बॉडी को अगर अल्कलाइन करते हैं तो मसल्स का प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीज करता है। तो जब हम एसिडिक एनवायरनमेंट डिग्रेड कर रहा है तो अल्कलाइन एनवायरनमेंट में वो स्टिमुलेट भी कर रहा है। सो कर रहा है कि हमारे मसल्स के ऊपर इम्पैक्ट है। And then urinary nitrogen excretion declines steadily with increasing dose of KHCO3। तो ये क्या है कि फंक्शनल मेडिसिन में सप्लीमेंट की बहुत बातें होती है, तो इस सप्लीमेंट देने से जनरली उनका इम्पैक्ट अच्छा आ रहा है, बट हम लोग सप्लीमेंट के ऊपर ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग डाइट एंड सुजोग पे ही फोकस करेंगे, लाइफ स्टाइल के ऊपर। सप्लीमेंट के उतने केमिकल्स को हम लोगों को यूज नहीं करना है। एंड देन एल्कलाइन एनवायरनमेंट ये करने से स्ट्रेंथ भी इंक्रीज कर रही है, मसल्स की स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करती है। सो ये सप्लीमेंट का इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट ऑफ सप्लीमेंटेशन विद बाइकार्बोनेट ऑन लोअर एक्सट्रीमिटी मसल परफॉर्मेंस इन ओल्डर मेन एंड वुमेन। तो ये सप्लीमेंट का इम्पैक्ट है, बट हमें ये समझना है कि हाँ जब अल्कलाइन हो रही है बॉडी तो हमारे बॉडी का मसल्स फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। एंड अगेन ये alkalizing with potassium bicarbonate improves glutathione status and protein kinetics in young volunteers during 21 days bed rest। So again ये environment का है, but chemicals का है, supplements का है। but supplement देने से क्या हो रहा है कि हमारी बॉडी अल्कलाइन हो रही है, वो अल्कलाइन होने से बॉडी का काफी फंक्शन इंप्रूव हो रहा है। बट हम लोग लास्ट में बात करेंगे कि कौन सा फूड हमें लेने से ज्यादा हेल्प होगा। तो सब कुछ फूड से हो सकता है, एंड बाकी हम लोग अगर कॉन्स्टिट्यूशन हार्मोनाइज कर रहे हैं, सुजोग कर रहे हैं, तो वो हेल्प करेगा लीवर एंड किडनी को। नेक्स्ट एसिडोसिस और इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब हैंड से एग आया, एग से हैंड आया, क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। वैसे ही एसिडोसिस के कारण इंसुलिन रेजिस्टेंस और इंसुलिन रेजिस्टेंस का एसिडोसिस, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। दोनों एक दूसरे को कोरिलेटेड है, दोनों के लिए रिसर्च पेपर है। हाई प्रैल प्रेडिक्ट, प्रैल के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। प्रोटीन रीनल लोड, एसिड लोड, ठीक है। तो वो प्रैल कैलकुलेट किया जाता है। जनरली बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, डाइटिशियंस इन चीजों को यूज करते हैं, बट हम लोगों को प्रैल को ऊपर नहीं जाना है, हम ब्लड टेस्ट के ऊपर जाएंगे। बट हाई प्रैल मीन्स ज्यादा लोड है, एसिडिक लोड है। सो एसिडिक लोड रहेगा तो प्रेडिक्ट टाइप 2 डायबिटीज। अगर किसी के फूड ज्यादा एसिडिक है तो टाइप 2 डायबिटीज हो सकता है। एंड सीरम बाइकार्बोनेट प्रेडिक्ट्स टाइप 2 डायबिटीज इनवर्सली रिलेटेड विद इंसुलिन। सो इंसुलिन और सोडियम बाइकार्बोनेट का रिलेशन ऑपोजिट है, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे जब हम लोग टेस्टिंग पे आएंगे, कैसे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। बट ये रिसर्च ये बता रहा है कि डाइट अगर हमारा एसिडिक है तो इंसुलिन रेसिस्टेंस होगा, इंसुलिन रेसिस्टेंस होगा तो हमारा डायबिटीज फ्यूचर में आएगा।
उसके पीछे मैकेनिज्म क्या है? इंक्रीज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस एंड बायोकेमिकल ग्लाइकोलाइसिस। इसको हम लोग डायबिटीज में पूरा डिस्कस करेंगे कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जब इंक्रीज होगा या साइटोकाइंस इंक्रीज होगा या बायोकेमिकल चेंजेस में ग्लाइकोलाइसिस होगा तो हमारा शुगर लेवल इंक्रीज करेगा। सो एसिडिक एनवायरनमेंट में ये सब हार्मोन्स इंक्रीज करते हैं। डायबिटीज में सिर्फ हमें इंसुलिन के ऊपर नहीं समझना होता, बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, कॉर्टिकॉइड्स एंड ऑल, इन सब का ग्लूकागॉन, इन सब का इम्पैक्ट होता है शुगर को इंक्रीज करने में। तो एसिडिक एनवायरनमेंट में शुगर इंक्रीजिंग जो हार्मोन्स है इंक्रीज कर जाते हैं, शुगर डिक्रीजिंग हार्मोन्स भी में भी प्रॉब्लम आता है, तो डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो डायबिटीज होने के पहले अगर हम एसिडिक एनवायरनमेंट, सब क्लिनिकल एसिडोसिस को डायग्नोज कर पाते हैं या इंसुलिन रेसिस्टेंस को डायग्नोज कर पाते हैं तो हम प्री डायबिटिक स्टेट से पहले पेशेंट को बचा सकते हैं। प्री डायबिटिक के लिए लोग शुगर चेक करते हैं, लेकिन शुगर से ज्यादा है कि हम इंसुलिन चेक करें या फिर एसिडोसिस को चेक करें, ब्लड में हम चेक कर सकते हैं, तो हम पेशेंट को बचा भी सकते हैं। राइट, काफी इंटरेस्टिंग है ये चीज। So clinical chronic subclinical metabolic acidosis is real and is associative if not causative of numerous chronic conditions. So many causes of acidosis, but the number one cause is diet. Diet is the number one cause. Okay, so this is all about two parts. So next part है कि how to assess for it, कैसे हम लोग इसको चेक कर सकते हैं। So उसके पहले जस्ट हैव सम क्वेश्चन आंसर, किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है, देन हम लोग उसके नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे। तो आप लोगों को किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया है कि पीएच क्या होता है, हमारी बॉडी पीएच कैसे मेंटेन करती है, एंड सब क्लिनिकल एसिडोसिस होता है या नहीं होता है। एंड नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे अगर एसिडोसिस है तो उसको हम लोग डायग्नोज कैसे कर सकते हैं, एंड अगर एसिडोसिस हुआ है तो उसको हम लोग हार्मोनाइज कैसे कर सकते हैं। राइट, सो एनी डाउट, एनी क्वेश्चन यहाँ तक? सर पीएच अगर कम है तो उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? सिम्टम्स वाला स्लाइड मैंने ऐड नहीं किया। एक सर वन थिंग इज पेन। हाँ जी, पेन हाँ पेन हो सकता है। गुड, मैंने स्लाइड सिम्टम्स का स्लाइड नहीं है। इफेक्ट्स यहाँ पे इफेक्ट है क्रॉनिक सिम्टम्स में। राइट, ठीक, सब क्लिनिकल में क्या होता है ना, सब क्लिनिकल हम लोग इसलिए बोल रहे हैं कि सिम्टम्स हो सकते हैं नहीं रहे या रह भी सकता है। तो सबसे ज्यादा मसल वेस्टिंग यहाँ हम लोग कर रहे हैं, इंसुलिन रेसिस्टेंस हो सकता है। इंसुलिन रेसिस्टेंस के बारे में इंसुलिन आपको ब्लड टेस्ट करना होगा। नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसऑर्डर्स हो सकता है, बोन रिलेटेड पेन हो सकता है, सार्कोपेनिया, ब्लड काउंट कम हो सकता है, किडनी स्टोन्स हो सकते हैं, हाइपरटेंशन, रीनल इनसफिशिएंसी, ये इफेक्ट्स रहेगा हमारे बॉडी में। तो इससे हम लोग सिम्टम्स को समझ सकते हैं। तो क्योंकि आप देख रहे हैं ना यहाँ पीएच, अगर हर एक सिस्टम का एक अपना पीएच है, राइट, हर एक सिस्टम का अपना पीएच है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का अपना पीएच है। तो पीएच जहाँ भी अगर से आपका पीएच डिस्टर्ब होगा, से यहाँ पर अगर आपका डिओड्रेनम में जो पीएच होना चाहिए वो पीएच नहीं होगा तो उनका एंजाइम काम नहीं कर सकता है, तो इनडाइजेशन की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। राइट, सो गट इश्यूज भी बहुत जल्दी होते हैं, गट के इश्यूज एसिडिक एनवायरनमेंट में। सो गट डाइजेस्टिव सिस्टम, एसिडिटी बढ़ जाना, इनडाइजेशन हो जाना, ब्लॉटिंग होना, गैस होना, ये सारे सिम्टम्स भी स्टार्ट हो जाते हैं। तो ब्लड टेस्ट से कैसे चेक करें? ब्लड टेस्ट से नहीं कर सकते? हम लोग आएंगे, डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग नेक्स्ट पार्ट है हमारा डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, इस पे हम लोग आ रहे हैं। सर मैं पूछ सकता हूँ? हाँ जी, पूछिए। सर कोई एस इनहिबिटर ले रहा हो, उसको ये प्रॉब्लम रहती है, मेरे जानकार हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो उनको कैसे ट्रीट किया जाएगा? उनको इनहिबिटर बंद करवाने पड़ेंगे? नहीं, ऐसे नहीं बंद कर सकते हैं। बंद, देखिए मेडिकेशन जैसे हमने कॉज में बात किया ना, 3 कॉजेस हमने देखे। सबसे पहला कॉज क्या था हमारा? डाइट है। सेकंड कॉज है मेडिकेशन, थर्ड कॉज है फूड डिजीज। राइट, तो हम मेडिसिन वो एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करती है और मेडिसिन के कारण एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, लेकिन हम लोग मेडिसिन को डायरेक्टली बंद नहीं कर सकते हैं, एक्सेप्ट पेन किलर, एंटासिड्स, कुछ मेडिसिन है जो हम तुरंत बंद कर सकते हैं। बट किसी का ब्लड प्रेशर की मेडिसिन चल रही है, डायबिटीज की मेडिसिन चल रही है, कोलेस्ट्रॉल हम लोग तुरंत बंद कर सकते हैं अगर पेशेंट कोऑपरेट करे। देखिए हमारा राइट नहीं है टू स्टॉप मेडिकेशन, वो डॉक्टर्स के गाइडेंस में होना चाहिए, बट स्टिल पेन किलर, गैस, एंटासिड, ये सब आराम से बंद किया जा सकता है।
बाकी सब चीजों को हमें ट्रीटमेंट करके ग्रेजुअली उसको नॉर्मल करना होगा, तभी हम बंद कर सकते हैं ना, डायरेक्टली नहीं बंद कर सकते, नहीं बंद। थैंक यू सर। अगर ब्लड टेस्ट करवाएंगे तो ब्लड टेस्ट में अलग, जब पूरे बॉडी में पीएच बैलेंस अलग जगह पे अलग, हर एक जगह की अलग वैल्यू है, तो अब किसी के यूरिन वाला पीएच बैलेंस हुआ है 6 पॉइंट समथिंग, तो उसे वो एसिडिक रहेगा कि अल्कलाइन होगा? आप कैसे जज करेंगे? अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन, वंडरफुल। ये हम लोग ऐसे जब कैसे ब्लड टेस्ट करना उस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है कि फिर कैसे समझ सकते हैं हम लोग। और इसी चीज को लेके काफी मतलब से वाटर को का बिजनेस चल रहा है और बहुत तरह का चल रहा है कि हमें बॉडी को अल्कलाइन कैसे रखना है और इस तरह से, तो काफी कंफ्यूजन होता है। तो जैसा कि आप लोग समझ पा रहे हैं कि इतना सिंपल नहीं है, तो फिर इसके एनालिसिस भी सिंपल नहीं है, बट स्टिल साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च करके कोरिलेट करके फाइंड आउट करने की कोशिश की हम लोग कैसे एनालिसिस कर सकते हैं, उसको हम लोग आ रहे हैं। सर किडनी और लंग्स पे काम करके कर सकते हैं कंट्रोल? बिल्कुल, किडनी और लंग्स का हेल्दी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किडनी और लंग्स हेल्दी है तो आपका मेंटेन रहेगा। जब आप उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, कुछ फॉर्मूलाज हैं अभी। एक चीज, ओके बिल्कुल सर। अभी ये जो कंगन वाटर, दैट हाँ जी, अल्कलाइन वाटर का कंगन बिजनेस वाटर मुझे चला है। पता, हाँ आपने पूछा था तो मैंने इसीलिए कहा कि आप ज्वाइन करिए समझने के लिए। जी सर, तो तो उसके बारे में थोड़ा सा हाँ, उसमें करते क्या है बताएंगे? ना, हाँ उसमें करते क्या है ना, वो इलेक्ट्रिकल आयोनाइजेशन के थ्रू ना वो वाटर H2O को ब्रेक करते हैं, है ना। H2O है, वाटर है, वाटर को ब्रेक करते हैं H प्लस एंड OH माइनस में, ठीक है। So, वो क्या करते हैं, वो एसिडिक वाटर H प्लस का जो वाटर है वो अलग निकालते हैं, OH प्लस का वाटर अलग निकालते हैं, राइट। सो उस मशीन में क्या है, अच्छी बात यह है कि उस मशीन में कि आप जितने पीएच का वाटर चाहिए उतने पीएच का वाटर ले सकते हैं, कम हुई एसिडिक भी अल्कलाइन भी। जैसे फेस के लिए एसिडिक वाटर अच्छा है, राइट। सो आप फेस के स्किन इश्यूज में आप एसिडिक वाटर ले रहे हैं लगाने के लिए, तो उसमें अच्छा रिजल्ट आएगा। डिसइंफेक्टेंट के रूप में ले सकते हैं, अलग अलग है। और जब आपको अल्कलाइन वाटर लेना है तो आप OH प्लस का वाटर ले रहे हैं, राइट। तो OH प्लस का वाटर अलग से वो लोग निकालते हैं, एसिडिक एनवायरनमेंट अलग से, एसिडिक वाटर अलग से निकलता है, अल्कलाइन वाटर अलग से निकलता है, तो उसमें वो डिवाइड कर दे रहे हैं। तो उस वाटर में क्या हो रहा है, आपको OH ज्यादा जा रहा है। उससे अगर आपके बॉडी बहुत क्रॉनिकली एसिडिक कंडीशन में है, क्रॉनिकली, और आपने उस अल्कलाइन वाटर को लिया, तो आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स मिलेंगे, 100% मिलेंगे, राइट। बट लॉन्ग टर्म में आपका बॉडी अल्कलाइन, अल्कलोसिस भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बॉडी का जो बफरिंग सिस्टम है वो ऐसा है कि अगर आप H ज्यादा दे रहे हैं तो वो H को माइनस कर लेगा, H को न्यूट्रलाइज करेगा। आप OH माइनस देंगे तो OH को न्यूट्रलाइज कर रहा है। तो एनी हाउ अगर आप ज्यादा एसिडिक दे रहे हैं तो भी आपका बफर सिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है, और आप ज्यादा अल्कलाइन दे रहे हैं तो भी आपका बफर सिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है। समझ रहे हैं बात को? तो फॉर द टाइम बिंग आपके लिए अच्छा है, बट लॉन्ग रन में ना एसिडिक एनवायरनमेंट ज्यादा अच्छा है ना अल्कलाइन एनवायरनमेंट ज्यादा अच्छा है, ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज है कि आपका गट में डिफरेंट प्लेसेस में डिफरेंट एनवायरनमेंट है, तो वो आपका गट का अगर एनवायरनमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा और या गट का जो बफर सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, तो लॉन्ग रन में आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स और मिनरल्स की प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगी। सो लॉन्ग रन में ये अच्छा नहीं होता है, शॉर्ट टर्म के लिए फिर भी हो सकता है, हो सकता सर, सो फॉर रेगुलर यूसेज है। जो हम कॉपर का पानी पीते हैं, इज दैट गुड इनफ? यस, रेगुलर यूज के लिए हमें स्ट्रक्चर्ड वाटर पे आना चाहिए। स्ट्रक्चर्ड वाटर क्या होता है कि जो हम लोग के एंसेस्टर्स पानी लेते थे वो वेल से लेते थे या ट्यूबवेल से लेते थे। आजकल जो वाटर हम लोगों के पास आ रहा है वो पाइप के थ्रू आ रहा है, और वाटर का भी स्ट्रक्चर होता है, वो स्ट्रक्चर डिस्ट्रक्चर हो जाता है, तो उसके कारण से प्रॉब्लम आती है। और जो स्ट्रक्चर वाटर होता है, कभी आप समुद्र में जाके नहा रहे हैं या झरना के पानी में नहा रहे हैं, तो आप देखेंगे आपकी बॉडी में एक अलग एनर्जी रहती है, ठीक है, क्योंकि वो वाटर स्ट्रक्चर्ड वाटर होता है। तो अगर आप स्ट्रक्चर वाटर हमेशा लेते हैं तो आपकी बॉडी की एनर्जी ही अलग रहेगी, क्योंकि उस वाटर का एनर्जी अलग है, राइट, और उसमें मिनरल्स हैं, तो वो मिनरल्स अलग चीज हो जाती है। तो उसके ऊपर भी कैंगन वाटर में हो रहा है कि उनका मिनरल्स ज्यादा रहता है, और इन सब चीजों को लेकर डिस्कशन चल रहा है। तो
इसको हम लोग घर में कैसे कर सकते हैं? तो घर में करने के लिए सबसे अच्छा है कि आरओ हम लोग को यूज करना पड़ रहा है, क्योंकि हम लोग क्योंकि केमिकल्स है और इन्फेक्शन से बचने के लिए। लेकिन आरओ वाटर को फिर आप मिट्टी के बर्तन में रख सकते हैं, सबसे सिंपल मिट्टी के बर्तन में रख सकते हैं, उससे उसका मिनरल बढ़ जाता है। और स्ट्रक्चर वाटर करने के लिए आपको गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, कॉपर प्लेट आती है, कॉपर प्लेट को आपको उसके अंदर डाल देना है रात भर, ठीक है, 12 घंटे के लिए, और उस पानी को यूज करना है। लेकिन उस कॉपर प्लेट को रेगुलर आपको डेली धोना होगा। तो स्ट्रक्चर वाटर हम लोग को डेली यूज में लेना चाहिए, वो अल्कलाइन भी हो जाता है, मिनरलाइज भी हो जाता है और स्ट्रक्चर भी हो जाता सर कहीं मैंने सुना था, पढ़ा भी है कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सब कॉइन्स पॉट हाँ, में डालते हैं, पानी में हाँ डालते चार्ज्ड वाटर। हैं। चार्ज वाटर बहुत तरह की थ्योरीज है। अभी बहुत से लोग, कुछ लोग अल्कलाइन बनाने के लिए कुछ अल्कलाइन वाटर डालते हैं, कुछ खीरा डालते हैं, और ये सब डाल के अल्कलाइन वाटर लेते हैं। सब अच्छा है फॉर द टाइमिंग के लिए, डेफिनेटली अच्छा है। जब क्योंकि जनरली जो क्रॉनिक डिजीज है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, उसमें बॉडी एसिडिक रहती है, तो उसको हार्मोनाइज करने के लिए ये अच्छी है टेक्निक। लेकिन लॉन्ग रन के लिए डाइट ही सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। और बाकी हमारा अगर कॉन्स्टिट्यूशन आप हार्मोनाइज करें, जिसमें लीवर, किडनी एंड लंग्स को हार्मोनाइज करते हैं, तो आपकी बॉडी का पीएच बैलेंस हो जाता है। वाटर के लिए जहां तक मैं कहूंगा, वो जो रिसर्च है, कोई स्ट्रक्चर वाटर हो तो सबसे बेस्ट। सर अगर वो जो सिंपल कॉपर के जग में रात में रखा और सुबह पी लिया तो वो नुकसान कर? नहीं, उसमें कोई नुकसान नहीं है। कॉपर उसमें क्या है, बस वो नीचे का पानी नहीं लेना है, और कॉपर के जो जग को रेगुलर आपको वॉश करना है। ओके सर लेकिन कोई कोई बोलते हैं कि कॉपर वाटर 3 महीना के बाद, मतलब कोई भी आप मेटल डाल के ले रहे हो तो आफ्टर 3 मंथ वो चेंज करना चाहिए। नहीं, कॉपर प्लेट, हाँ नहीं, कॉपर प्लेट चलता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बस नहीं, वो तो चलता रहेगा सालों साल। अपन एक ही स्ट्रक्चर का पानी पिए तो बॉडी को हार्म नहीं करता? नहीं, स्ट्रक्चर का मतलब है वो स्ट्रक्चर्ड हो जाती है, उसकी एनर्जी ठीक हो जाती है, उसका जो H2O का फॉर्मेशन है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो ठीक हो जाता है। जैसे बोलते हैं चांदी के जग में भी आप पानी पियो तो 3 महीना गर्मी गर्मी पियो, कॉपर नहीं, है। वो उसके बारे में एज पर आयुर्वेदा है, इसलिए उसके ऊपर मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ मिट्टी के बर्तन में डाल दीजिए और उसमें कॉपर प्लेट डाल दीजिए, सबसे सिंपल है। और ये जो पानी में आजकल कुछ भी डालते हैं, जैसे लौंग डालते हैं, इलायची डालते हैं, उसका फ्लेवर चेंज कर देते हैं, क्या वो सही तरीका है? नहीं, उसका आइडिया नहीं है मुझे। देखिए, वो डिजीज स्पेसिफिक हो सकता है तो ठीक है, बट नॉर्मली हम लोगों को वाटर जो है उसमें बस मिट्टी के बर्तन में कॉपर प्लेट डालिए, बस सिंपल। वो अगर कोई डिजीज स्पेसिफिक एज पर आयुर्वेदा है तो मे बी वो कर सकते हैं, लेकिन उसका नॉलेज मुझे नहीं है कि एज पर आयुर्वेदा क्या कहते हैं। थैंक यू सर। सर इनिशियली अगर ये कॉपर वाला पानी पीने शुरू करें तो कैन समबडी हैव एनी सम थोड़ा सा गैस्ट्रिक इशू टाइप्स की, कुछ पेट में जलन लगे या कुछ ऐसा लगे? नहीं, अच्छा लगेगा, जलन नहीं होना चाहिए। मिट्टी के बर्तन में अगर रखा हुआ है तो कुछ नहीं होना चाहिए। मिट्टी का बर्तन नहीं, कॉपर जग में जग जैसे में है तो उसमें बहुत केयरफुल रहना होता है कि नीचे का पानी नहीं आए। नीचे, अच्छा सबसे नीचे वाला नहीं है। हाँ, नीचे का पानी ना ले। और गर्मियों में वो, हाँ जी, क्योंकि मैंने शुरू में पीना शुरू किया था तो मैं आई फेल्ट काइंड ऑफ हार्ट बर्न्स, तो फिर मैंने छोड़ दिया, आई कुडंट ड्रिंक इट। हाँ, तो इसको उसको नीचे का पानी को अवॉइड करना होता है और डेली साफ करना होता है, ये बहुत ध्यान। और समर में वो पानी अच्छा नहीं लगता है सर पीने में। कौन सा? फील प्यूकिश, कॉपर वेसल का। मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन रखिए, सबसे सेफ है, सबसे सही। जी, ओके सर, थैंक यू सर। और कोई क्वेश्चन? चलिए, ओके, थैंक यू फॉर। अब हम लोग